माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर। और आज हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरुआत तो आज से हम 4 क्लास पहले ही कर दिए थे। आज फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसका चौथा पार्ट वीडियो आज हम करवाने वाले हैं। यानी कि आज चौथा क्लास होने वाला है। और इस क्लास में हम आपको वो चीज बताएंगे जो शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक करिएगा, एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर के, ताकि हर एक चीज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकें। और हम एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से एकदम समझा समझा करके बताएंगे। यदि आप लोग इस क्लास को पूरा एकदम ध्यान से कर लेते हैं तो फिर आपको बाद में रिवाइज करने तक का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को सब कुछ यहीं पर याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं ना, जो कि आपको कॉपी पे लिखवा देंगे और आपको बोलेंगे कि इसको याद करके आना है। लेकिन हम आपको याद करके आने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि याद यहीं पर करा देते हैं। तो इसलिए आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से इस क्लास में जुड़े रहते हैं, तो फिर सब कुछ आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यह चौथा क्लास है। और इस क्लास में हम आपको बहुत ही खास चीज बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले, यदि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फिर इस नंबर पे कॉल करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। 81 14 53 20 21 या 92 63 99 11 25। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मात्र 99 रुपया पे करना होगा। और इस ग्रुप में आपको डेली जो डिजिटल बोर्ड का नोट्स होता है वो नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बिहार बोर्ड संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कब हमारा फॉर्म भराएगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर अभी जितने सारे भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो अपडेट होता है सब कुछ यह ग्रुप में पता चलेगा। तो इस नंबर पे आप 99 रुपया पेमेंट करके आराम से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए आपको मात्र 50 रुपया पे करना होगा और आप लोग हर एक सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। और हम आपको पिछले 3 क्लास में बहुत कुछ बता चुके हैं और बेसिक से लेकर के धीरे धीरे बोर्ड लेवल तक बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बेसिक तो हम आपको पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, जितने सारे भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है, जिसमें पिछले 3 क्लास में हम आपको बहुत कुछ बताए थे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है। पिछले क्लास में यह सब कुछ हम आपको बताए थे, ठीक है ना। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव, प्रधान अक्ष, यह सब कुछ हम आपको बता दिए थे पिछले क्लास में ही। फोकस दूरी, फोकस, गोलीय दर्पण, ये सब हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, यह भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे। अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी क्यों कहा जाता है, यह भी हम आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहां तक हम आपको बता दिए थे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है सर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है और उत्तल को कौन सा दर्पण कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। हालांकि अभी तो हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो फटाफट से सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। चलिए अच्छा, हाँ यह भी बता दीजिएगा एक बार कमेंट में कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को, फटाफट से कमेंट करके बताइए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। आपको हम बताए थे, पहले क्लास में बताए थे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, पहले क्लास में ही हम आपको बता दिए थे, ठीक है ना। हाँ यहां तक हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से दर्पण होते हैं 3 प्रकार के? पिछले क्लास में बताए थे। पहला कौन सा दर्पण बताए थे? समतल दर्पण। पहला दर्पण कौन सा है? समतल। दूसरा दर्पण कौन सा है? गोलीय। गोलीय में कौन कौन आता है?
गोलीय में कौन कौन आता है? आपको हम बताए थे ना, गोलीय में अवतल आता है और कौन सा आता है? उत्तल आता है। गोलीय में अवतल और उत्तल दो आते हैं, और तीसरा होता है परवलय दर्पण। तीसरा होता है परवलय दर्पण, ठीक है ना। हम लोगों को चैप्टर में मात्र और मात्र पढ़ना है अवतल, उत्तल और समतल के बारे में, समझ गए? इतना हम आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो जो बच्चे हमारे साथ इस क्लास में जुड़ चुके हैं, फटाफट से बच्चों आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे दोस्तों के बीच। जो भी क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं, जो भी 2024 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, उनके पास फटाफट से आप लोग वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम शेयर कर चुके हैं। चलिए फटाफट से शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि लगभग 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भाई चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए फटाफट से आप लोग सारे बच्चे जुड़ जाइए हमारे साथ। हाँ, और शेयर भी कर दिए, लाइक भी कर दिए। चलिए, तो अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और चौथा क्लास का शुरुआत करते हैं, फोर्थ क्लास। और इस क्लास में आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताने वाले हैं, और वह पॉइंट है किरण आरेख। समझ गए ना? वह पॉइंट कौन सा है? तो किरण आरेख है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किरण आरेख के बारे में। देखिए, अगर आपको याद हो तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, अगर आपको अच्छे से ध्यान हो तो पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हम आपको अच्छे से बताए थे। इस तरीके से मान लिया जाए कि यह दर्पण है, ठीक है ना। इस तरीके से मान लिया जाए कि यह दर्पण है, और दर्पण का यह रेखा क्या कहलाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। यह रेखा जो है यह क्या कहलाता है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। यह रेखा क्या कहलाएगा? प्रधान अक्ष कहलाएगा ना। इसके अलावा ये ध्रुव हो गया, ये सेंटर हो गया। कल यानी कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। पिछले क्लास में बताए थे ना, पिछले क्लास में हम आपको यह चीज बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। अगर आपको ध्यान हो तो बोल दीजिए कि हाँ यस सर बताए थे। अगर आपको अच्छे से याद हो तो फिर बता दीजिए ना कि हाँ सर आप पिछले क्लास में यह चीज बताए थे। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज जरा समझिएगा, प्रकाश की जो किरणें होती है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रधान अक्ष के समांतर ही आएगा भाई। ऐसा तो नहीं है कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगा। कैसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। मतलब जो प्रकाश की किरणें हैं वो किसी भी दिशा से आ सकता है ना। तो अगर प्रकाश की किरणें जहां तहां से आए तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वह कहां पर जाके मिलेगा? पहला चीज की हम आपको यह बताएंगे। इसके अलावा अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यह सब कुछ भी हम आपको इस क्लास में ही बताने वाले हैं। और यह सब कुछ जो हम आपको बताएंगे, इस टॉपिक का नाम होता है किरण आरेख। क्या नाम होता है? किरण आरेख। तो प्यारे बच्चों आज हम आपको बताने वाले हैं किरण आरेख के बारे में। समझ गए ना? आज हम आपको किरण आरेख के बारे में बताने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI होता है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड मॉडल होता है। समझ गए ना? यानी कि परीक्षा में पूछा जाता है तो फिर आप लोगों को एकदम ध्यान से समझना चाहिए, कंसंट्रेट होकर के समझना चाहिए, एकदम बारीकी से समझना चाहिए। क्योंकि अगर इस चीज को अगर एक बार समझ लिए तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, आगे कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। और आज चौथा क्लास हो रहा है ना, आगे 2 या 3 क्लास में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2-3 क्लास के अंदर आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता देंगे, और उसके बाद आपका कहानी खत्म, खलास, पहला नंबर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए, इस चीज को समझने के लिए आप लोग तैयार हैं? आपके मन में भी इच्छा, आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि आखिर वस्तु को यहां पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, या यहां सी पर यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, कैसा बनेगा, सब कुछ हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा।
तो टॉपिक यही है, देखिए हमने यहां पर क्वेश्चन लिख दिए हैं, गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के लिए नियम क्या है। यानी कि नियम, पहले तो हम लोग को नियम जानना होगा ना कि गोलीय दर्पण में बनने वाले जो किरण आरेख होते हैं उसके लिए क्या नियम है, कैसे किरण आरेख बनता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरती है। यह चीज तो हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। यहां पर आप लोग चित्र भी देख रहे हैं कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जा रहा है तो फोकस से होकर के गुजर रहा है। पिछले क्लास में हम आपको यह चीज बताए थे, पिछले क्लास में हम आपको यह चीज बताए थे कि जब प्रधान अक्ष के समांतर जाता है ना तो फोकस से होकर के गुजरता है। समझ गए? जैसे प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है तो फोकस से होकर के जाएगा, यहां पर जहां पर काटेगा ना वहीं पर फोकस हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। मान लिया जाए कि दर्पण का नाम एक्स डैश हम रख देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं, तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। यह चीज तो आप लोग को पता है। दूसरा कह रहा है, जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो प्रवर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसको हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। यह फोकस होकर के गुजर रहा है। अब एक और हम किरण ले लेते हैं और यह हो गया प्रधान अक्ष, ठीक है, एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यह हो गया हमारा दर्पण, यह हो गया ध्रुव P। यहां पर मान लिया जाए कि अपना वक्रता केंद्र C हो जाएगा, और नहीं और आगे कर देते हैं, यहां पर मान लिया जाए कि अपना वक्रता केंद्र C हो जाएगा। समझ गए ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब जरा आप लोग ध्यान से देखिए, और नजदीक कर दें, चलिए और नजदीक कर देते हैं, यहां पर अपना फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है, यहां पर जो हम प्रकाश की किरण ले रहे हैं ना उसको हम समांतर ना भेज करके हम ऐसे भेज देते हैं। मान लिया जाए कि इस प्रकार से प्रकाश की किरण जा रहा है, समझ गए, इस प्रकार से प्रकाश का किरण जा सकता है, क्योंकि प्रकाश का किरण तो कैसे भी गमन करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, इधर से भी करेगा, चारों तरफ से प्रकाश की किरणें आ सकती है। तो जब वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरण गुजरती है, ध्यान से समझिएगा, जब वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरण गुजरती है तो परावर्तन के बाद जब यहां पर किरण आकर के टकराएगा ना तो अपने ही रास्ते में वापस लौट जाएगा। समझ गए, अपने ही रास्ते में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, यानी कि जैसे आया है वैसे लौट जाएगा। समझ गए, समझ में आया। हाँ, यहां पर प्यारे बच्चों आप लोग को यह चीज समझना है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर हम किरणों को भेज रहे थे तो प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रहा था, लेकिन जब हम वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं तो सीधे अपने ही माध्यम में वापस लौट जा रहा है। यह चीज परीक्षा में पूछा जाता है कि जब गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो प्रवर्तन के बाद कहां से होकर के गुजरता है। समझ गए ना। तो आपको बताना है अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र से आया तो वक्रता केंद्र के सहारे ही वापस लौट गया, जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस लौट जाता है। समझ गए, यहां तक समझ गए ना। हाँ सर, किरण आरेख क्या है, यह जो बता रहे हैं ना किरण आरेख यही है। आरेख मतलब क्या होता है, रेखा खींचना। समझ गए, यानी कि कहां से प्रकाश की किरण जाएगा तो कहां से गुजरेगा, किधर काटेगा, इसका रेखा के माध्यम से समझाइए, रेखा खींच करके ग्राफ के माध्यम से समझाइए। तो यही चीज को तो बता रहे हैं और इसी का नाम है किरण आरेख। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। समझ गए ना, इसी को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं। समझ गए, किरण आरेख कोई अलग चीज नहीं है, इसी को हम लोग किरण आरेख कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए, हाँ यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। हाँ सर, यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए, तब तो बहुत अच्छी बात है। आगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तीसरा नंबर हम देखते हैं। आज सिर्फ किरण आरेख ही बताएंगे। आज अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, गोलीय दर्पण, सब कुछ में आज हम आपको किरण आरेख ही बताएंगे। तो आज आपको ध्यान से दिमाग यहां पर रख करके पढ़ाई करना होगा, और नहीं तो अगर दिमाग रख करके पढ़ाई नहीं करिएगा तो आज समझ में आने वाला टॉपिक नहीं है। समझ गए ना। अगर कंसंट्रेशन पावर आपका एकदम एक्टिव है तो फिर तो समझ में आ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन पावर एक्टिव नहीं है तो फिर उम्मीद छोड़ दीजिएगा कि आज हमें समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों आज जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे अभी हम पार्ट बाय पार्ट वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा टफ होते जाएगा। जैसे शुरुआत वाले क्लास में एकदम आपको लगा होगा कि एकदम 10वां क्लास तो आसान है क्या, एकदम 10वां क्लास को तो हम ऐसे ही इधर उधर लेफ्ट राइट कर देंगे। दूसरे क्लास में आए होंगे तब लगा होगा कि नहीं थोड़ा सा तो मुश्किल है,
जब तीसरे क्लास कर रहे होंगे तो लगा होगा कि नहीं 10वां क्लास एक्चुअल में है भाई, 10वां लाइक है। चौथे क्लास में जब अभी किरण आरेख सीख रहे हैं तो लगेगा कि नहीं 10वां क्लास तो लेवल वाला क्लास होता है, ऐसे नहीं इसको बोर्ड कहा जाता है, समझ गए ना। 10वां क्लास को ऐसे ही नहीं बोर्ड एग्जाम कहा जाता है। आखिर यहां पर कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, सब कुछ आसान लगेगा। तो बस बच्चों आप लोग ध्यान से समझिए, एक एक चीज आपको आसान लगेगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर देखिए, जब आपतित प्रकाश की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, हम आपको क्या बताए थे, हम आपको बच्चों बता रहे थे जैसे मान लिया जाए कि यह दर्पण है, यह इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, ध्रुव P हो गया, यहां पर वक्रता केंद्र C हो गया, यह दर्पण है, ठीक है ना। हम आपको बताए थे कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो फोकस से होकर के गुजरता है, बताए थे ना। अगर प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाए तो फोकस से होकर के गुजरता है। अब इसका हम उल्टा कर देते हैं, अब हम इसका उल्टा करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहां पर फोकस है, हम क्या करते हैं ना कि प्रकाश की किरण को फोकस से होकर के गुजारते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण को हम क्या कर दिए, फोकस से होकर के गुजार दिए, तब इसका परावर्तन कैसे होगा, कहां से गुजरेगा, तो ध्यान रखिएगा जब हम इसे फोकस से होकर के भेजेंगे तो यह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, इस प्रकार से, समझ गए ना। जस्ट उसका उल्टा, समझ गए। अगर प्रकाश की किरण ऐसे जाता तो फोकस से होकर के गुजर जाता, अब जब फोकस से होकर के जा रहा है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बताइए। सब कुछ आसान है सर, हार्ड तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है जब आप पढ़ाते हैं। हार्ड कैसे लगेगा, जब समझ जाएंगे तो हार्ड नहीं है। देखिए हार्ड क्या होता है या फिर भारी क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है तो भारी है, समझ में आ रहा है तो आसान है। और समझ में कैसे आएगा, यहां पर कंसंट्रेशन के साथ जुड़ने से, आपका दिमाग यहां पर रहना चाहिए, समझ गए ना। देखिए हमारा माइंड जो होता है ना वह डाइवर्ट होते रहता है, स्टेबल नहीं रहता है, और जब तक आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा ना तब तक आपको कुछ भी पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, समझ गए ना। तब तक आपको कुछ भी पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा, लगेगा कि हमें कुछ भी पढ़ने का जिज्ञासा ही नहीं कर रहा है। तो यह सब चीज आपको ध्यान में रखना है, यह सब चीज को आपको समझ करके रखना है, समझ करके याद करना है, समझ गए। चलिए हाँ, यहां तक समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका दिमाग भी यहीं पे रहना चाहिए। जैसे प्यारे बच्चों आप लोगों को हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, हम YouTube पर पढ़ा रहे हैं, YouTube समझ गए ना। जब आप YouTube खोलेंगे तो आपके सामने हजारों वीडियो आ जाएगा, अगर आप स्क्रॉल ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, हजारों वीडियो आपके सामने आते रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए आते हैं तो ये वाला क्लास कि चलते हैं भाई, टाइम हो गया है टारगेट बोर्ड का, अब टारगेट बोर्ड पर चल करके क्लास करना है। लेकिन जैसे ही यूट्यूब में घुसते हैं एक अलग वीडियो दिखाई पड़ता है, एक बढ़िया लगता है कि एकदम इस पर क्लिक करके इसको देख ही ले, वहीं से आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। मजबूत होना चाहिए या हमारा जो मस्तिष्क है ना, इस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। जब हम टारगेट बोर्ड पर आने के लिए यूट्यूब खोले हैं तो हम टारगेट बोर्ड से पहले रुकेंगे नहीं, समझ गए ना। और नहीं तो आपके पास वीडियो तो ढेरों सारे आएंगे और अगर आप क्लिक कर दिए तो उसी को देखने में फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधे टारगेट बोर्ड पर आ गए तो फिर आपका दिमाग वहीं पर स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चीज यही होता है, तब कहा जाता है ना कि आपके मस्तिष्क पर, आपके दिमाग पर आपका कितना कंट्रोल है, यह किस बात पर निर्भर करता है, तो आपके कंसंट्रेशन पावर पर निर्भर करता है, समझ गए। तो यह वाला आप लोग समझ गए ना कि जब हम लोग प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है जो हम आपको बता देते हैं। अब देखिएगा अगला क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर हो जाता है, इसमें विलंब का कार्य प्रधान अक्ष करता है। देखिए क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा। यह हो गया हमारा दर्पण, ठीक है ना, यह हो गया हमारा दर्पण, ध्यान से समझिएगा। यह हो गया ध्रुव P, यह हो गया सेंटर C, यहां पर मान लिया जाए कि फोकस है F, ठीक है। देखिए प्रकाश का किरण तो कैसे भी आ सकता है, एक प्रकाश का किरण जो है ना वह सीधे यहां से आया और ध्रुव पर आकर के टकरा गया, समझ गए। अब इसका प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होगा, अब इसका प्रवर्तन कैसे होगा तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आया ना तो यह सीधे इस प्रकार से मुड़ जाएगा, यह सीधे इस प्रकार से मुड़ेगा।
अब आप लोग कहेंगे कि सर अगर इसको घुमा दिया जाए, अगर इसको हम इस तरीके से घुमा दें तो क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे मान लिया जाए इसको अगर हम इस तरीके से घुमा दें, ओ सॉरी, नहीं ये घूमेगा नहीं है, इसको अगर हम बच्चों घुमा दें तो आप कहेंगे ना सर ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण और ये बीच वाला हो गया अभिलंब। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे ना। तो ध्यान से समझिएगा, यह वाला किरण आरेख कहता है कि जब हम प्रकाश की किरण को ध्रुव से होकर के गुजारेंगे या फिर जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव की ओर आती है तो ध्रुव से टकराने के बाद वह आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। समझ गए ना क्या होता है? देखिए, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, इस चित्र को देखिए, ध्रुव से जा रहा है ना, तो आपतन का कोण और परावर्तन का कोण बराबर हो जाता है। जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन का कोण और परावर्तन का कोण क्या हो जाता है? आपस में बराबर हो जाता है और प्रधान अक्ष जो है वह अभिलंब का कार्य करने लगता है। समझ गए ना? आपको हम बताए थे ना, इस प्रकार से आपतन कोण, परावर्तन कोण और बीच में अभिलंब हो जाता है। समझ गए? होता है ना इससे। तो देखिए, यह हो गया आपतन कोण, यह हो गया परावर्तन कोण और यह बीच में अभिलंब हो जाता है। तो ठीक यही वाला चित्र यहां पर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? यह हो गया आपतन आपतन यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण, यह हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण और यहां पर हो गया परावर्तन कोण। तो बस कितना सिंपल है, समझ में आया? कितने बच्चे इसको समझ गए? समझ गए? चलिए, अभी तक हम आपको 4 किरण आरेख बताए हैं। अभी तक हम आपको 4 किरण आरेख बताए हैं। कौन कौन सा? देखिए ध्यान से, अभी तक हम आपको 4 किरण आरेख बताए, जिसमें सबसे पहला नंबर क्या बताए? सबसे पहला नंबर ये वाला बताए, सबसे पहला नंबर ये वाला, ये हो गया दूसरा नंबर। पहला नंबर बताया कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है, यह पहला बताए। दूसरा क्या बताए? जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर के भेजा जाता है तो वह अपने ही माध्यम में वक्रता केंद्र से होते हुए वापस लौट जाता है, यह दूसरा बता दिए। तीसरा क्या बताए? यह हो गया थर्ड नंबर। तीसरा क्या बताए? जब प्रकाश की किरणों को फोकस से होकर के गुजारा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। और उसके बाद चौथा क्या बताए? चौथा बताए कि जब प्रकाश की किरणों को जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से गुजारा जाता है, जब प्रकाश का परावर्तन ध्रुव से होता है तो आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में बराबर हो जाता है और प्रधान अक्ष जो है वह अभिलंब का कार्य करता है। बताइए, समझ में आ गया? यस सर, समझ गए। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, स्पोकन क्लास का टाइम क्या है सर? स्पोकन क्लास का टाइम तो 8:30 बजे है ना। स्पोकन क्लास का टाइम है 8:30 बजे। एप्लीकेशन पर होता है, टारगेट बोर्ड ऐप पर होता है। जो बच्चे परचेज कर चुके हैं उनको 8:30 बजे से टाइम तो जानकारी है। 8:30 बजे 8:30 में आप टारगेट बोर्ड ऐप को खोल लीजिएगा, आपके सामने लाइव क्लास दिख जाएगा। समझ गए? 8:30 बजे। कोई दिक्कत? चलिए, आई लव योर टीचिंग स्टाइल सर। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार की बातों से ना हमें अंदर से एनर्जी मिलता है, लगता है कि बच्चे हमारे पढ़ाने के तरीके को पसंद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा 2 नंबर या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, क्या? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। कैसे हम लोग अंतर लिखेंगे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा इसके बारे में ध्यान से समझ लीजिएगा। यह जब परीक्षा में पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर का पूछा जाएगा या तो कभी कभी 5 नंबर वाला प्रश्न में भी पूछ दिया जाता है। समझ गए ना? हाँ, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, अवतल और उत्तल में अंतर लिखें। तो कभी कभी 5 नंबर वाला भी प्रश्न में घुसा देता है। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोग 4 अंतर लिखेंगे। अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में पूछेगा तो ज्यादातर 2 नंबर वाले ही प्रश्न में पूछता है। अंतर लिखने का सही तरीका, कॉपी को 2 बराबर बराबर भागों में बांट देना है। एक तरफ अवतल दर्पण और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण में लिख देना है। अब अभी तक हम आपको अवतल दर्पण के बारे में भी विस्तार से समझा चुके हैं और उत्तल दर्पण के बारे में भी हम आपको विस्तार से समझा चुके हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अवतल के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि अवतल का जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ रहता है कि उभरा हुआ रहता है? बताइए तो। अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह धंसा हुआ रहता है कि उभरा हुआ रहता है? सारे बच्चे कमेंट करिए।
अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है या फिर उभरा हुआ रहता है? आप लोग बोलेंगे कि सर जी अवतल दर्पण का तो आप बताए थे कि धंसा हुआ रहता है, उत्तल का आप बताए थे कि उससे उत्तल और उससे उभरा हुआ यानी कि उठा हुआ। तो उत्तल दर्पण का उठा हुआ रहता है और अवतल दर्पण का धंसा हुआ रहता है। सारे बच्चे कमेंट में भी बता रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि पहला अंतर तो इसका परिभाषा ही हो जाएगा कि जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ रहे वह क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहे वह क्या कहलाएगा? तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा। समझ गए ना? धंसा हुआ रहे तो अवतल, उभरा हुआ रहे तो उत्तल कहलाएगा। एक अंतर हमारा हो गया। दूसरा अंतर क्या कह रहा है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है? क्यों ऋणात्मक होता है? यह चीज आपको समझना है ना कि आखिर ऋणात्मक क्यों होता है। तो ध्यान से समझिए, अवतल दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण प्यारे बच्चों यह हो जाएगा। अवतल दर्पण क्या हो जाएगा? यह वाला हो जाएगा। आगे जब हम आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे ना तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि दर्पण के बाईं तरफ, दर्पण के बाईं तरफ मान जो होता है वह ऋणात्मक होता है और दर्पण के दाईं तरफ मान जो होता है वह धनात्मक होता है। प्रधान अक्ष के ऊपर जो मान होता है वह धनात्मक होता है, प्रधान अक्ष के नीचे जो मान होता है वह ऋणात्मक होता है। आगे हम आपको आज ही बताएंगे क्या चिन्ह परिपाटी, वहां पर हम आपको यह चीज समझाएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग इस तरीके से गुजारते हैं तो यहां पर हमारा फोकस होता है, चूंकि दर्पण के बाईं तरफ है इसलिए यह ऋणात्मक होगा। समझ गए? अगर इस तरफ होता तो वह धनात्मक होता। समझ गए ना? इस तरफ होता उत्तल दर्पण, जैसे अब उत्तल दर्पण में, इस प्रकार के दर्पण में हम आपको बताए थे ना कल हम आपको इस प्रकार से बताए थे, कल हम आपको इस प्रकार से बताए थे कि नहीं बताए थे? बताइए। इधर इधर बन रहा था तो यहां पर जो फोकस बनेगा यह क्या बनेगा? धनात्मक बनेगा, क्योंकि यह दर्पण के बाईं तरफ, क्योंकि यह दर्पण के दाईं तरफ बन रहा है तो इसलिए यह धनात्मक होगा। यह दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है इसलिए यह ऋणात्मक होगा। आगे चिन्ह परिपाटी में इस चीज को विस्तार से बताएंगे। समझ गए? तो क्या कह रहा है? अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों ऋणात्मक होता है भाई? अभी हम आपको बता दिए, क्योंकि यह बाईं तरफ बन रहा है। वहीं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो धनात्मक क्यों होता है? धनात्मक क्यों होता है? क्योंकि यह दर्पण के दाहिने तरफ बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है। तो राइट साइड वाला पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला निगेटिव। समझ गए ना? राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। उसके बाद अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा भी बन सकता है या छोटा भी बन सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आगे हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। समझ गए? तो जो तीसरा नंबर अंतर होगा क्या है? अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। उसके बाद चौथा है, अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है जिसे वास्तविक कहते हैं। हम आपको क्या बताए? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह भी लिख सकते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जबकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, 2016 परीक्षा में यह पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है? तो जवाब होगा उत्तल दर्पण। समझ गए ना? समझ गए? हाँ, समझ गए आप? उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो केवल काल्पनिक बनता है उत्तल दर्पण में। समझ गए ना? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। इसके अलावा सभी में वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, लेकिन उत्तल में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनेगा। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो अब आप लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर अपने से लिख सकते हैं तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, यस सर हम लिख सकते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए, सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर अब हम खुद से अवतल और उत्तल में अंतर लिख सकते हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिए, हो जाएगा ना? चलिए, वाह क्या बात है, अब तो हो जाएगा सर, अब तो होना ही चाहिए ना। अब तो इतना प्यार से, इतना बारीकी से, इतना समझा समझा करके
पढ़ा रहे हैं। अब जब ऐसे में समझ में नहीं आएगा तो फिर हमें नहीं लगता है कि किसी और टीचर्स के पास आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया से इतना टाइम दे करके हम देखते हैं ना कि जो टीचर्स होते हैं ऑफलाइन के, इस चैप्टर को 2 से 3 क्लास में, मैक्सिमम 4 क्लास में खत्म कर देते हैं। 1 घंटा का तो क्लास ऑफलाइन में भी चलता है, जहां पर भी आप लोग ट्यूशन जाते होंगे 1 घंटा ट्यूशन पढ़ते होंगे, समझ गए। तो कहीं पर भी आप लोग पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को ना 4 क्लास में मैक्सिमम खत्म किया जाता है, लेकिन हम इस चैप्टर को कम से कम 7 क्लास में खत्म करते हैं, क्योंकि हम वह छोटी से छोटी पॉइंट को भी कवर करते हैं, एक एक चीज को कवर करते हैं, बारीकी से समझाते हैं, ताकि हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। तो एक एक चीज को समझाते हैं तो आपको उसको समझ में आना जाहिर सी बात है। चलिए, तो अवतल और उत्तल में अंतर समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर, वाह क्या बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और अवतल दर्पण में बनने वाली किरण आरेख। अब बच्चों, अवतल और उत्तल में अलग अलग किस तरीके से किरण आरेख बनता है, इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहला, अवतल दर्पण में बनने वाला किरण आरेख, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कल हम आपको बताए थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, याद है कि नहीं है? कल हम आपको बताए थे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा कर देता है किरणों को, समझ गए ना? बताए थे ना कि परावर्तन के बाद क्या होता है, किरणों को एक बिंदु पर आकर के इस तरीके से जमा कर देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अभिसारी कहा जाता है। तो यही वाला सेम वही वाला किरण आरेख यहां पर जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। अच्छा, अनंत मतलब क्या होता है, कितने बच्चे जानते हैं? अनंत मतलब क्या होता है, यह कितने बच्चों को पता है? फटाफट से बताइए, अनंत मतलब क्या होता है, सारे बच्चे जरा बता दीजिए। हाँ, अनंत, आप लोग समझते हैं अनंत मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हम हर एक छोटी चीज को इसलिए पूछ रहे हैं ना, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास में नए नए गए हैं, हो सकता है कि 9th तक आप लोग पढ़ाई ना किए हो, मन से नहीं पढ़े हो, तो इसलिए हम क्या बोले हैं कि 0 से बिल्कुल शुरू करेंगे। हम यह मान करके पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए हम एक एक चीज को, जो छोटी से छोटी चीज है, उसे भी हम बहुत ही गहनता के साथ पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। अनंत मतलब इनफाइनाइट होता है सर, वाह बहुत बढ़िया, इनफाइनाइट होता है बच्चों। और सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। अगर हम 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे लिखते हैं ना, अगर 8 को हम सुता दें, समझ गए, 8 को हम लिटा दें, तो लिटा देंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ना। तो अगर यह वाला है तो 8 है, यह वाला है तो इसी को अनंत बोला जाता है, समझ गए ना। अनंत मतलब हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझते हैं, समझते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं कि यह एक रेखा है, इस तरीके से, जैसे मान लिया जाए कि यह एक रेखा है, इसको हम आगे तक खींचे चले जाएंगे, कभी नहीं खत्म होगा, कभी खत्म होगा? और इसको हम आगे तक खींचे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, कभी नहीं खत्म होगा, तो उसी को बोलते हैं अनंत, जिसका कोई और छोर पता ना हो, समझ गए ना? जिसका कोई और छोर पता ना हो, उसी को अनंत कहते हैं, समझ गए ना? जैसे हम आपको बोल दें कि चले जाओ उत्तर साइड में जहां तक दिखाई पड़ता है, तो वह हो गया मतलब अनंत तक चले जाओ, जहां तक दिखाई पड़ रहा है वहां तक चले जाओ। तो अगर हम बोल दें कि इधर चले जाओ, तो अनंत तक चले जाओ, समझ गए ना? तो अनंत मतलब होता है जिसका कोई और छोर ना हो, जहां पर खत्म ही ना हो, समझ गए ना? तो उसे अनंत कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, मान लिया जाए कि यह एक अवतल दर्पण है, यह हो गया इसका प्रधान अक्ष, यह हो गया इसका ध्रुव P, यह हो गया इसका वक्रता केंद्र C, और यह दर्पण हो गया, ठीक है। हम वस्तु को क्या किया है ना कि अनंत पर रख दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। यह तो वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र के इधर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो हम मान लिया जाए कि वस्तु को यहां पर रख दिए हैं, समझ गए, वस्तु को यहां पर रख दिए हैं, तो यह क्या हो जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगा। लेकिन हमें क्या कह रहा है, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, मतलब इधर साइड में वस्तु कहीं पर रखा होगा और वहां से प्रकाश का किरण ऐसे आ रहा होगा, इधर से भी एक किरण आ रहा होगा इस तरीके से। परावर्तन के बाद वह कहां से गुजरेगा भाई, फोकस से होकर के गुजरेगा। इधर से भी परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरेगा, गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा बताइए? परावर्तन के बाद कहां से गुजर रहा है, फोकस से, यह हो जाएगा हमारा फोकस। तो अवतल दर्पण का पहला किरण आरेख यही है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कहां से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। यह चीज तो हम आपको बता दिए हैं, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा,
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, अनंत पर, इसको यहां पर सिंबल भी दर्शा सकते हैं इस तरीके से, समझ गए ना। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप लोग को तुरंत बताना है कि सर तो पढ़ाए थे कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, समझ गए ना। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। यह चीज आप लोग तो तुरंत बता देंगे। चलिए दूसरा किरण आरेख क्या कहता है, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, यानी कि जब अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। देखिए चित्र तो उधर बना हुआ है ना, चित्र तो उधर बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपको चित्र बना करके समझाते हैं। यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया इसका प्रधान अक्ष, समझ गए। चलिए अब यहां पर मान लिया जाए कि फोकस है, यहां पर मान लिया जाए कि क्या है भाई, वक्रता केंद्र सी है, समझ गए। अब कह रहा है कि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र, तो अनंत इधर कहीं होगा, अनंत तो इधर कहीं होगा ना, और वक्रता केंद्र यहां है, यानी कि यहां पर बीच में कहीं पर वस्तु होगा। यहां पर मान लिया जाए कि वस्तु है, समझ गए, यहां पर वस्तु रखा हुआ है, यहां से प्रकाश का किरण जाएगा, यहां से प्रकाश का एक किरण जाएगा, और आपको पता है ना कहां से होकर के गुजरेगा, आपको पता है कि प्रधान अक्ष के समांतर जब जाता है भाई तो फोकस से होकर के गुजरता है, यहां से गुजर जाएगा, समझ गए। अब जरा देखिए ध्यान से, एक किरण ऐसे भी जाएगा, एक किरण ऐसे भी जाएगा जो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरेगा, समझ गए, यानी कि इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर जाएगा, समझ गए ना। यानी कि एक किरण एकदम प्रधान अक्ष के समांतर चला गया इस तरीके से और यहां से आकर के परावर्तित हो गया, एक किरण यहां पर गया, और जाहिर सी बात है कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो सीधे वापस लौट जाता है। अब दोनों का जहां पर कटान बिंदु है, दोनों का जहां पर कटान बिंदु हमारा कहां पर बना, देखिए तो कटान बिंदु यहां पर बन गया ना, तो यहां पर प्यारे बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है, और चूंकि जो प्रधान अक्ष है उसके नीचे कटान बिंदु है, प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और दूसरी बात, वस्तु से छोटा बनेगा। देखिए वस्तु इतना बड़ा था ना, वस्तु इतना बड़ा था, लेकिन यह वस्तु से छोटा बना, समझ गए। अगर वस्तु का नाम हम रख देते हैं ए बी, तो यहां पर प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश रख सकते हैं, समझ गए ना। तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के, अनंत इधर कहीं है, वक्रता केंद्र ये है, तो जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा, आप लोग को बताना है, प्रतिबिंब छोटा होगा। प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, आप लोग को बताना है, प्रतिबिंब उल्टा होगा। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बताइए समझ में आ जाएगा। वाह क्या बात है। एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोट्स फ्री दे दीजिए सर, एक बच्चों का कहना है ना कि सर नोट्स फ्री दे दीजिए सर। एक चीज हम आपको बताते हैं, देखिए हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों, और ऑनलाइन में हम अधिकतर बार देखे हैं कि बच्चों का रिक्वेस्ट आता है सर फ्री में पढ़ाइए, फी मत लीजिए। अधिकतर बच्चों का रिक्वेस्ट आता है कि सर फ्री में पढ़ाइए, फी मत लीजिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप फी ले रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए, हम सर फी देने में सक्षम नहीं है, गरीब हैं। एक बात आप लोग बताइए, अगर प्यारे बच्चों आप लोग कहीं पर भी ऑफलाइन ट्यूशन जाएंगे, ऑफलाइन अगर आप कोचिंग जाते हैं, कहीं पर भी ऑफलाइन जाते हैं, तो जरा ध्यान से आप लोग बताइएगा एकदम सही सही ईमानदारी के साथ, आप लोग का फी कितना है। अगर सिर्फ साइंस का ट्यूशन जाते हैं तो साइंस के लिए आपको कितना रुपया का महीना लिया जाता है, बताइए तो एकदम ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। पढ़ाई में झूठ नहीं बोला जाता है, समझ गए ना, पढ़ाई में झूठ बोला ही नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे बिहार के अलग अलग जगह से हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं पर ऑफलाइन ट्यूशन जाते होंगे किसी टीचर के पास, सही सही एकदम बताइएगा कितना फी आपसे लिया जाता है। देखते हैं आप लोग का फी कितना है। 300 रुपया महीना सर, 300 रुपया महीना सर, 500 रुपया महीना सर, 200 रुपया महीना, 400 रुपया महीना सर, 600 रुपया महीना, वाह 300 रुपया पर मंथ, 400, 300, मतलब एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो बच्चों का 300 रुपया, किसी किसी का 200 है, किसी किसी का 300 है, किसी किसी का 500 है, किसी किसी का हो सकता है कि और ज्यादा भी रहे, लेकिन हार्डली हम 500 तक मान करके चलते हैं महीना में, समझ गए ना। किसी का 250 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। टीचर्स लेते हैं एक सब्जेक्ट का, जैसे साइंस पढ़ना है तो टीचर्स आपको 200 का 300 का महीना लेते हैं, समझ गए ना, अधिकतर टीचर लेते हैं, हमें अभी अच्छे तरीके से पता है। तो ऑफलाइन में आप लोग 200 रुपया पर मंथ, देखिए यह पर मंथ है, समझ गए ना,
क्या है जी, पर मंथ है, एक सब्जेक्ट का, पर मंथ है एक सब्जेक्ट का। तो जरा ध्यान से समझिए, एक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों पर मंथ कितना है, एक सब्जेक्ट का पर मंथ है 300 रुपया यहां मान लेते हैं। तो 12 महीना आप लोग को पढ़ना है ना, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा जी, 3600, 12 तिया 3600 होता है। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए आप लोगों से कितना लिया गया, 3600 रुपया ले लिया गया। अब चूंकि आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है ना, तो 5 गुने 3600 कर दीजिए। अब बताइए कितना हुआ, 5 गुने 3600 कर दीजिए, तो अब बताइए कितना हुआ, 15,000 तो ऐसे हो गया, 6 18,000 रुपया, 18,000 रुपया। यानी कि एक साल अगर आप लोग पांचों सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ते हैं, पांचों सब्जेक्ट का कोचिंग पढ़ते हैं किसी टीचर के पास, तो आपसे एक साल में 18,000 रुपया लिया जा रहा है, 18,000 लिया जाता है। समझ गए ना। और भी हम आपको बताते हैं, जब आप फ्री का बात किए ना तो आपको हम खुल करके बताते हैं पढ़ाई कैसा होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे टीचर्स अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी लेकर के जाएंगे, कॉपी लेकर के बेंच पर जाकर के बैठ जाएंगे, टीचर आएंगे बोलेंगे कि लिखना शुरू करो, और वहां से टीचर्स अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे और आराम से आपको लिखाना शुरू करेंगे। लिखो जी, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, लिखो जब वस्तु वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाती है। लिखो जब प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर के गुजरती है, मतलब बैठा करके लिखाया जाता है। ऊपर से अगर आप दोबारा पूछ दिए, चूंकि हम भी ऑफलाइन कोचिंग किए हैं, अगर पूछ दिए कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, कहां ध्यान रहता है तुम्हारा, पढ़ने में ध्यान तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं रहता है, बार बार तुम क्वेश्चन करता है, मतलब आपको डांट दिया जाएगा। दोबारा से आपको हिम्मत नहीं होगा कि आप खड़ा होकर के सवाल पूछे कि सर ये वाला हमको समझ में नहीं आया। समझ गए ना। वहां पर चूंकि 500 बच्चे होते हैं, अगर एक एक बच्चे डाउट अगर पूछना शुरू करेंगे ना तो वहां पर पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए टीचर्स क्या करते हैं, पहले ही डांट देंगे। एक बार आप पूछेंगे, 2 बार पूछेंगे, 3 बार पूछेंगे, आपको डांट देंगे, क्या जी तुम्ही को बार बार दिक्कत हो रहा है, तुमको समझ में नहीं आता है, कहां ध्यान तुम्हारा रहता है। दोबारा से आप अपनी बेइज्जती खुद ना करवाएं, इसके लिए आप पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि दोबारा पूछेंगे ना तो फिर दोबारा बेइज्जती हो जाएगा। वहां पर बहुत सारे लड़कियां बैठी रहती है, बहुत सारे लड़के बैठे रहते हैं, सबके सामने आप खड़े होने में आपको शर्म लगेगा। समझ गए ना। एक तो जहां 150, 200, 250 बच्चे बैठे रहेंगे, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, अगर आप खड़े होकर के पूछते हैं और अगर एक बार टीचर से डांट दिए तो सारे बच्चे जो आपके अगल बगल में है, आपके क्लासरूम में है ना, ठहाका लगा करके हंसेंगे और आप दोबारा अपनी बेइज्जती खुद न करवाएं, इसके लिए आपको पूछने का हिम्मत नहीं होगा। दोबारा आप नहीं पूछेंगे कि हमको नहीं बेइज्जती करवाना है अपना, नहीं पूछेंगे। जो बात हम बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और वैसी जगह पढ़ने के लिए आप एक साल का 18,000 रुपया दे रहे हैं, जो कि मिनिमम फीस हम जोड़ करके चले हैं। समझ गए ना। अगर हम मैक्सिमम ले जाए ना तो एक बच्चे एक साल में ना कम से कम 25, 30, 35,000 रुपया खर्च कर देते हैं पढ़ने के लिए। 18,000 तो मिनिमम मान करके चल रहे हैं, लेकिन हम आपसे एक सब्जेक्ट का कितना मांग रहे हैं जी, एक सब्जेक्ट का कितना नोट्स दे रहे हैं। यहां पर सिर्फ पढ़ाया जाता है, लिखना आपको जाता है, समझ गए ना, लेकिन नोट्स दे रहे हैं 50 रुपया में एक सब्जेक्ट, जो कि हमें टाइप करवाना पड़ता है। समझ गए ना, टाइपिस्ट हैं, टाइप करना होता है। समझ गए ना। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपको हम लाइव पढ़ा रहे हैं ना, तो यहाँ पर लाखों रुपए खर्च हैं। समझ गए। कैमरा है, डिजिटल बोर्ड है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, बिजली बिल है, लाइटिंग का व्यवस्था है, रूम है, सब कुछ संसाधन जुटाने पड़ते हैं, और तब जाकर के हम आपसे 50 रुपया लेते हैं पूरे साल का, एक साल का 50 रुपया, एक ईयर का। समझ गए ना, एक ईयर का 50 रुपया। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं ना तो एक साल का मात्र 99 रुपया, 9 5 14, 140 रुपया एक सब्जेक्ट का। बताइए तो जरा एक बार ध्यान से आप लोग, 140 रुपया में आपको बिहार का कौन ऐसा टीचर है जो आपको साल भर पढ़ाएगा एक सब्जेक्ट पूरा। अगर कोई पढ़ाएगा तो फिर हम फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बता दीजिए, बताइए आप लोग। अगर कोई टीचर बिहार का 100, 150 रुपया में आप लोगों को अगर एक साल पढ़ाने के लिए तैयार है तो फिर हम आपको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जहां लोग 18,000 ले रहे हैं ना, आप लोग खुशी खुशी देते हैं, मम्मी से मांगते हैं, पापा से मांगते हैं। ट्यूशन वाला सर पैसा मांग रहे थे, वहां पर तो आप लोग को दिक्कत नहीं होता, एकदम बड़ा प्यार से पापा से मांग करके जा करके दे देते हैं। और यहां पर जब आपसे 150 और 200 रुपया लिया जाता है, सर कम कर दीजिए सर, हम गरीब हैं सर, फ्री कर दीजिए सर, ये होता है। समझ गए ना। तो इन सब चीजों से बचिए। समझ गए ना। आप 150, 200 रुपया देकर के पढ़ाई करेंगे ना तो उसका एक वैल्यू रहेगा। समझ गए। और हम भी सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। समझ गए ना, हम भी सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। हमें क्या शौक है आप लोग को नोट्स दे भाई, हम सोचेंगे कि चलो भाई पढ़ा देते हैं ना बच्चे को, जिसको पढ़ना होगा लिख लेगा अपने से, हम क्यों नोट्स देने जाएं, क्यों हम पैसा लेने जाएं।
लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों हम आपको बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाएं, पढ़ाई को एकदम आसान बना दें। तो उसके लिए तो लिया जाएगा ना। वहीं आप लोग जानते होंगे, अनअकैडमी को जानते होंगे, वाइजूज को जानते हैं, या फिर और भी बड़े बड़े ऐसे कंपनियां हैं जहां पर अगर आप पढ़ाई करने जाएंगे ना, एक ईयर का आपसे 4,000 रुपया 5,000 रुपया कम से कम लिया जाएगा। 5,000 रुपया कम से कम लिया जाएगा, इससे कम में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर कंपनी कैसे चल रहा है। बहुत सारे बच्चे चूंकि कोर्स परचेज करते हैं, पढ़ते हैं, तब ना कंपनी चल रहा है। अगर नहीं पढ़ते तो फिर कंपनी बंद हो जाता, लेकिन कंपनी तो एकदम चल रहा है भाई। तो कैसे चल रहा है बताइए। देखे होंगे जब आप लोग लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं ना, जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो देखते हैं कि विराट कोहली के टी शर्ट पर लिखा गया है अनअकैडमी। देखते हैं कि जो ग्राउंड होता है वहां पर अनअकैडमी है, बायजूज है, जिस बल्ले से खेल रहे हैं ना उस पर बायजूज लिखा हुआ है, टी शर्ट है, आगे पीछे सब जगह बायजूज लिखा हुआ है। वहां पर खिलाड़ी के टी शर्ट पर ना बायजूज सिर्फ लिखवाने का ना करोड़ों रुपया चार्ज किया जाता है। समझ गए, करोड़ों रुपया चार्ज किया जाता है। और यह करोड़ों कहां से आएगा, कंपनियां आपसे लेती है, स्टूडेंट से पैसा लेता है। ये जो 5,000 रुपया एक बच्चे का ले रहा है ना, 10,000 एक बच्चे का लेता है ना, यही पैसा जाता है खिलाड़ी को, उसके टी शर्ट पर लिखाता है अनअकैडमी बायजूद, तब जाकर के आप लोग को पढ़ाई मिल पाता है। तो पढ़ने का वहां पर पैसा नहीं लिया जा रहा है, वहां पर खिलाड़ी के टी शर्ट पर बायजूद लिखाएगा कैसे, इसका पैसा लिया जाता है। लेकिन हम आपसे उतना ही पैसा लेते हैं जितना में कि हमारा सारा संसाधन सिर्फ जुट जाए। समझ गए ना, हमें खिलाड़ियों के टी शर्ट पर नहीं छपवाना है। अरे तो अगर हमें भी खिलाड़ी के टी शर्ट पर छपवाने लग जाए ना, तो फिर यह 50 जो आप देख रहे हैं ना, यह 5,000 में बदल जाएगा, या फिर 50,000 में बदल सकता है। समझ गए। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए और इन सब चीजों से बचिए, फ्री के चक्कर में मत रहिए, फ्री का सब कुछ अच्छा नहीं होता है। समझ गए ना। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 मिनट तो खैर कोई बात नहीं, जो भी बात हुआ इंपॉर्टेंट बात ही हुआ। चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको बता दिए ना, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो फोकस पर बनेगा, और जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा, देखिए यह वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। यह हो गया, ठीक है ना, यहां पर ध्यान से समझिएगा, यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहां पर मान लिया जाए कि इसका फोकस है, यहां पर मान लिया जाए कि इसका सेंटर सी है, यहां पर इसका ध्रुव पी है। समझ गए। अब जरा ध्यान से समझिए, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या करा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर मान लिया जाए कि वस्तु यहां पर है, समझ गए ना, वस्तु को हम यहां पर रखे हैं। अब कहां से होकर के जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां पर वस्तु जाएगा, प्रकाश की प्रवर्तन, और आपको बताया गया है प्रकाश जब जा रहा है प्रधान अक्ष के समांतर तो कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, यानी कि यहां से होकर के गुजर जाएगा। समझ गए। और जरा ध्यान से समझिए, और जरा आप लोग ध्यान से समझिए, फोकस होकर के गुजरेगा ना, एक प्रकाश का किरण सीधे फोकस से होते हुए जाता है और कहां पर जाकर के मिलेगा भाई, यहां पर जाकर के मिल रहा है। अब जरा आप लोग इस चीज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि एकदम वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। जो वस्तु है ना उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, और जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो एक चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, वस्तु को अवतल दर्पण में किस बिंदु पर रखा जाता है ताकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। समझ गए ना। देखिए हम किताब में अभी हम देख रहे थे, जब आपको पढ़ाने के लिए आए थे ना, तो उसके पहले हम किताब में देख रहे थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। समझ गए। हाँ देखिए यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, 2014 में यह वाला पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। समझ गए। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब एकदम समान साइज का बनेगा। इधर भी आप लोग फिगर देख रहे हैं। समझ गए ना। तो यह हो गया तीसरा नंबर। अब चलिए हम चौथा नंबर की बात कर लेते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यह हो गया ध्रुव P, यहां पर हो गया F, और यहां पर हो गया C। समझ गए ना। अब चलिए बच्चों बताते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा।
और जो बच्चे नोट्स नहीं लिए ना, नोट्स आप लोग परचेज कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का परचेज कर लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। नोट्स है, धीरे धीरे उसको प्रिंट निकलवाइएगा, पढ़िएगा, समझ गए ना, या फिर मोबाइल में ही रखिएगा, जब मौका मिले तब उसको पढ़िए। लिखना तो जरूरी है, नोट्स भी लेते हैं ना, फिर भी आप लोग कॉपी पर जरूर लिखिए, ताकि आप लोग को लिखने से चीजें याद होता है ज्यादा। किसी चीज को अगर रटिएगा ना तो कम याद होगा, लिखिएगा ना तो बहुत जल्दी याद होगा। तो लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए अब क्या कर रहा है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस, वक्रता केंद्र ये हो गया, फोकस हमारा ये हो गया, हम यहां पर वस्तु को रख दिए हैं, समझ गए। अब जाहिर सी बात है कि जब वस्तु को यहां पर रखे हैं तो यह प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा, और यह भी जाहिर सी बात है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर चलेगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा। ऐसे देख रहे हैं कितना यूज हो रहा है, जब वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से होकर के गुजरती है, यह वाला चीज कितना इस्तेमाल हो रहा है। अगर यह सिर्फ याद रखते हैं तो लगभग हमें लगता है कि पूरा किरण आरेखा बना लेंगे। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो कहां पर देखिए, ऐसे गया, और यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर गया और सीधे फोकस से होकर के गुजर गया, समझ गए ना। अब कैसे जाएगा, एक किरण फोकस से निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां पर जाएगा, और कटान बिंदु इसका कहां होगा, कटान बिंदु यहां पर होगा, नहीं, इसको ये करते हैं, या फोकस से होकर के यहां पर जाकर टकराएगा। कटान बिंदु कहां पर होगा जी, कटान बिंदु यहां पर होगा, समझ गए ना। यहां पर इसका था सी। अब जरा ध्यान से समझिए, यहां पर इसका वक्रता केंद्र था, यहां पर कटान बिंदु हुआ ना। अब कटान बिंदु चूंकि यहां पर हुआ प्रधान अक्ष के नीचे, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन देख रहे हैं कि वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, जब वस्तु को ध्यान से समझिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एकदम ईमानदारी से, जब आप लोग के पास स्केल रहेगा ना, इंच रहेगा, जब वहां पर आप लोग ग्राफ खींचेंगे ना तो सीधे यहां पर आकर के कटेगा, और जहां पर कटता है, अगर प्रधान अक्ष के नीचे कटता है तो प्रतिबिंब उल्टा बना देना है, ऊपर में ही अगर बनता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, पीछे आगे सब कुछ आगे बताएंगे, समझ गए ना। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बन रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, और जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा तो इस प्रकार से उल्टा बनेगा। अगर हम इसका नाम रख देते हैं ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, पहला तो कि उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। दूसरा कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, समझ गए। तो यह चीज आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। बताइए, अब कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत, वाह बहुत बढ़िया। अब चलिए प्यारे बच्चों, 4 हो गया ना, अब हम आगे बढ़ते हैं, और 5वां नंबर क्या कहता है, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे, मान लिया जाए यह अवतल दर्पण है, इस प्रकार से हो गया, और यहां पर फोकस है, समझ गए, यहां पर फोकस है, यहां पर मान लिया जाए वक्रता केंद्र सी है, ध्रुव पी है, समझ गए ना। जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं, वस्तु हमारा कहां पर है, वस्तु हमारा यहां पर है, वस्तु हमारा यहां पर है, यहां से प्रकाश का किरण जाएगा। आपको पता है जब प्रधान अक्ष के समांतर, चूंकि प्रधान अक्ष के समांतर है, कहां से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगा कि नहीं गुजरेगा, बताइए, फोकस से होकर के गुजरेगा। एक प्रकाश का किरण और सीधे यहां से निकला है और वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है, समझ गए ना, वक्रता केंद्र से होते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए जरा ध्यान से, यहां से ऐसे आ गया, इधर से ऐसे आ गया, इधर से ऐसे आ गया। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, समझ गए ना, क्या हम लिखे हैं, समांतर किरणें अनंत की तरफ जाती है। तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत की तरफ बनेगा। कहां बनेगा, अनंत की तरफ, यानी कि कहीं पर भी यह रेखा मैच नहीं करेगा, कहीं पर भी दोनों रेखा आपस में नहीं कटेगा, और जब तक रेखा कटेगा नहीं तब तक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, समझ गए ना। जब तक रेखा कटेगा नहीं प्रतिबिंब बनेगा नहीं, यानी कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत की ओर बनेगा, अनंत पर बनेगा, समझ गए। तो यह हो गया। अब चलिए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, यह हो गया अवतल दर्पण हमारा, यहां पर मान लिया जाए कि फोकस हो गया, यहां पर वक्रता केंद्र सी हो गया, ध्रुव पी हो गया। अब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में यहां पर धीरे धीरे करके ना हम वस्तु को सटा रहे हैं, समझ गए, ध्यान से समझिए। यहां पर जब हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसे जाएगा,
सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहां से रेखा खींच देना है, ऐसे जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब प्रधान अक्ष के समांतर है तो कहां से गुजरेगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, इस प्रकार से गुजरेगा ना, इस प्रकार से गुजरेगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझिए, एक किरण और है जो सीधे एकदम, यह वाला तो आप लोग देख लिए ना। अब एक किरण यहां से निकला है और कैसे जाएगा जी, एक किरण यहां से निकला और वक्रता केंद्र से होते हुए, मान लिया जाए यहां पर वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से होते हुए जा रहा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच भी रखेंगे ना, तो भी इसका प्रतिबिंब जो है वह अनंत की ओर ही बनेगा। लेकिन प्यारे बच्चों नहीं, अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि अनंत की ओर बनेगा सर इसका भी, तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग ना पीछे की तरफ ले जाएंगे, समझ गए ना, इसको हम लोग पीछे की तरफ जब ऐसे ले जाएंगे तो देखेंगे कि यहां पर मिल रहा है और यहां पर इसका प्रतिबिंब ऐसे बन जाएगा। क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, समझ गए, डॉट डॉट से हम पीछे मिला देंगे। तो अब जरा आप लोग ध्यान से समझिए, जब हम लोग वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दाहिने तरफ बनेगा, दर्पण के दाहिने तरफ। चूंकि दर्पण के दाहिने तरफ है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा, समझ गए ना। अब काल्पनिक हो जाएगा लेकिन वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। वस्तु इतना छोटा, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन गया, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा, समझ गए। यहां तक आप लोग समझ गए। वाह क्या बात है, आई एम न्यू स्टूडेंट सर। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। चलिए समझ गए ना। तो यहां पर हो गया, मान लिया जाए कि वस्तु का नाम है ए बी, तो प्रतिबिंब हो जाएगा तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, समझ गए। तो इतना आप लोग को है कितना, अब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आपको कुल मिलाकर के 6 किरण आरेख कम से कम ध्यान रखना है। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब, और फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो अब कैसे कैसे बनेगा आप लोग को हम सब कुछ बता दिए। इस वीडियो को कम से कम ना एक बार और आप लोग क्लास के बाद भी रिपीट कर लीजिएगा, समझ गए, ताकि आप लोग को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक बार कम से कम जरूर इसको और देख लीजिएगा। चलिए अवतल, अब उसके बाद उत्तल दर्पण में बताते हैं। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरणारेख मुख्य रूप से 2 किरणारेख आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो 2 आप लोग ध्यान से समझिए। कल हम आपको बताए थे ना कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यह वाला चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो पहला नंबर चित्र तो यही वाला हो जाएगा जिसके थ्रू हम अपसारी दर्पण सिद्ध किए थे। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा, मान चलिए यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण, समझ गए। यह हो गया इसका प्रधान अक्ष, यहां पर इसका कोई फोकस हो जाएगा, यहां पर इसका सेंटर सी हो जाएगा, यहां पर ध्रुव पी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, नहीं यह इसका क्या हो गया जी, प्रधान अक्ष हो गया। अब जरा ध्यान से समझिए, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आ रहा है, चूंकि यह वस्तु को कहां पर रखा गया है, अनंत पर रखा गया है ना। तो जब वस्तु को अनंत पर हम रखे हैं तो इस तरीके से किरण आएगा, इधर से भी एक किरण आएगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस के बाद यह वाला इधर मुड़ जाएगा और यह वाला इधर मुड़ जाएगा। कल हम आपको बताए थे फैलता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह पीछे डॉट डॉट से हम इसको मिलाएंगे, समझ गए ना, डॉट डॉट से क्या करेंगे, मिलाएंगे, और जहां पर मिलेगा फोकस वहीं पर होगा और सेंटर सी इधर हो जाएगा। चूंकि आप लोग गोला देख रहे हैं ऐसे है ना, गोला कैसा है, ऐसा है, तो इधर इसका सी हो जाएगा, इधर इसका फोकस हो जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर। चूंकि दर्पण जो है वह अनंत पर है, दर्पण कहां पर है, सॉरी वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। समझ में आ गया। यदि उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, समझ में आ गया। और इसलिए हम उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं, चूंकि यहां से यह किरणों को फैला देता है, किरण फैलती हुई प्रतीत होती है, समझ गए ना। तो अवतल को अभिसारी और उत्तल को अपसारी इसलिए कहा जाता है। यह वाला चित्र के माध्यम से हम आपको कल भी बताए थे, आपको याद होगा, अच्छे तरीके से याद होगा, याद है ना। अब चलिए, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर रख देंगे, मान लिया जाए कि यह उत्तल दर्पण है और कहीं पर भी हम, यह इसका ध्रुव हो गया और इधर कहीं पर भी अनंत होगा, समझ गए ना, इधर कहीं पर भी अनंत हो जाएगा, समझ गए। तो कहीं पर भी हम एक जगह वस्तु को रख देते हैं, समझ गए, एक जगह हम वस्तु को कहीं पर भी रख देते हैं। अब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबसे पहला चीज, यहां से प्रकाश का किरण जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, प्रकाश की किरण गया ऊपर की तरफ मुड़ गया। अब जो है प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, यह क्या हो जाएगा, इस तरीके से पीछे चला जाएगा, समझ गए ना। अब एक प्रकाश का किरण ऐसे निकला और सीधे
हम आपको क्या बताए थे, सीधे, देखिए यह वाला तो ऐसे बन जाएगा, समझ गए। अब यहां से एक किरण निकला, एक किरण यहां से निकला है और सीधे जाकर के यहां पर मिल रहा है, समझ गए ना। यहां पर फोकस हो जाएगा, यहां पर इसका सेंटर सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए, हम आपको क्या बताए थे कि अगर गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरणें जाती है तो वह वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगा, तो यहां पर जाएगा, यहां पर वापस लौट जाएगा। लेकिन कटान बिंदु कहां पर मिला हमारा, यहां पर कटान बिंदु यहां पर बन जाएगा, चूंकि दर्पण के ऊपर में है तो सीधा प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब हमारा यहां पर, वस्तु हमारा ए भी था, प्रतिबिंब यहां पर बन गया ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो ध्यान से समझिए, जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे, जब हम उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है वह फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, वस्तु सीधा होगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, समझ गए ना। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा जी, छोटा होगा। दूसरा चीज सीधा होगा, ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि काल्पनिक जो दर्पण, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वह सीधा ही होता है, और आपको बताए हैं कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब में जो भी, सॉरी, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा ना वह काल्पनिक होगा और सीधा होगा, समझ गए। उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। तो समझ गए, यह वाला किरण आरेख, इसे आप लोग एक बार देखिएगा और खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, समझ गए ना। तो इतना था किरण आरेख, जो कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए। हाँ, प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब बनता है, प्रधान अक्ष के ऊपर या प्रधान अक्ष के नीचे बनता है, समझ गए यहां तक। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हम किरण आरेख पूरा समाप्त कर दिए, किरण आरेख हम पूरा बता दिए। अब हमें नहीं लगता है कि किरण आरेख में कहीं पर आपको कोई दिक्कत होगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो परीक्षा में आप ही लोग को सहूलियत मिलेगा। अब चलिए हम आपको अवतल दर्पण का उपयोग बताते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा गया है। कब कब पूछा गया है हम आपको बता देते हैं। उत्तल और अवतल के उपयोग 2013 में पूछा गया था, समझ गए ना। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताए थे ना हम आपको। अवतल और उत्तल में देखिए, यह जो अंतर बताए थे ना, यह 2017 में पूछा गया है। 2017 का जो मैट्रिक परीक्षा था ना, उस परीक्षा में यह पूछा गया है, 2017 मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, यह सब किरण आरेख के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही। अवतल दर्पण का जो उपयोग है यह 2013 में पूछा गया है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखें। यहां पर हम आपको तो ढेर सारा उपयोग बता रहे हैं, लेकिन आपके परीक्षा में 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसमें दो ही उपयोग का चर्चा किया गया था। तो ध्यान से समझिएगा, अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग हैं। पहला, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण मतलब समझते हैं, सैलून में आप लोग जाते हैं बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, तो हजामत, उसको क्या बोलते हैं, हजामत बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं, उत्तल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, समतल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा, चूंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। अब जब दाढ़ी छोटा छोटा भी है, तो जब सैलून में घुसिएगा ना तो लगेगा कि दाढ़िया बड़ा बड़ा हो गया है। बाल छोटा छोटा है, लेकिन जब सैलून में घुसिएगा तो लगेगा कि बाल बड़ा बड़ा हो गया है। अब जाइएगा भाई सैलून में, तो बाल बड़ा बड़ा है तो देखिएगा तो बनवाइए लीजिएगा, कह रहे बाल तो बड़ा बड़ा हो गया है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, और नाई को भी बाल काटने में सहूलियत मिलता है। तो इसलिए अवतल दर्पण में अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का आकार दर्पण के आकार से बड़ा बनता है, समझ गए ना। तो हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा रोगियों के नाक, कान, गला देखने में, चूंकि हमारा जो नाक है, कान है, गला है, उसमें बहुत छोटे छोटे अंग हैं, बहुत महीन महीन अंग हैं। डॉक्टर अगर उसको ऑपरेशन करना शुरू करेगा तो पता चलेगा कि नस कट गया। तो इसलिए ना अवतल दर्पण से देख करके ऑपरेशन किया जाता है, अवतल दर्पण से देख करके इलाज किया जाता है, ताकि जो छोटा छोटा भी अंग है ना वो बड़ा दिखाई पड़े और मिस्टेक ना हो जाए। तो इसलिए रोगियों के नाक, कान और गला देखने में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में आप लोग सुने होंगे ना, एक सौर कुकर होता है। अगर धूप में उसमें एक कुकर ऐसा होता है ना कि अगर उसमें चावल और पानी मिला करके धूप में रख दीजिएगा ना तो वो क्या हो जाएगा, उसमें खाना बन जाएगा। तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टॉर्च में अवतल दर्पण का, टॉर्च देखते हैं ना,
टॉर्च देखते होंगे, इस प्रकार से जो टॉर्च रहता है ना, उसमें देखिएगा आगे जो ये गोला रहता है ना, इसमें इस प्रकार से एक चांदी जैसा चमकदार चीज का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में वो अवतल दर्पण है, समझ गए ना। अवतल दर्पण चांदी का पीछे रहता है, वो तो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए रहता है, लेकिन उसके आगे जो आप लोग शीशा देखते हैं ना, वो शीशा जो रहता है वो अवतल दर्पण का रहता है टॉर्च में। उसके अलावा टेबल लैंप में, समझ गए ना। तो इतना जगह पर उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और भी बहुत है, लेकिन आपसे तो भाई 2 ही पूछा जाता है, हम आपको 6 बता दिए, समझ गए। तो अवतल दर्पण का उपयोग इतना जगह पर किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। बोलिए, हो जाएगा याद? वाह सर जी, पास्ट ईयर स्टूडेंट, अच्छा पिछले वाले स्टूडेंट हैं, समझ गए। कितने बच्चों को समझ में आ गया कहां कहां पर उपयोग किया जाता है? हजामती दर्पण में, रोगियों के नाक कान गले में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, आपको जवाब बताना है अवतल दर्पण का। आपसे पूछा जाएगा रोगियों के नाक कान गला देखने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है अवतल दर्पण का। आपसे पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी गया है। जब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, तो उस समय बताएंगे कि किस यह जो क्वेश्चन है किस वर्ष पूछा गया था। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है अवतल दर्पण का। सर्च लाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यह सब चीज आप लोग को ध्यान से याद रखना है, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए, आपको हम बताए थे ना, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है। और मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो सीधा एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि चूंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। बस एक लाइन में जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है, इसका भी जवाब लिखेंगे। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाता है। आपको बताए थे ना, अवतल दर्पण में जब इस प्रकार से जब प्रकाश की किरणों को भेजा जाता है, तो यहाँ पर जो किरण है, जो परावर्तन के बाद जो किरण है ना, एक बिंदु पर फोकस पर आकर के जमा हो जाता है। और जब हम फोकस पर सोलर कुकर रखेंगे, तो चूंकि यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है भाई, क्योंकि सारा प्रकाश तो यहीं पर आकर के केंद्रित हो गया है, तो इसलिए जब टेम्परेचर ज्यादा है तो खाना पक जाता है। तो यही चीज है कि जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, तो परावर्तन के बाद फोकस पर जमा हो जाती है, और इस गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। समझ गए, एकदम सिंपल है। इसके बाद गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? गाड़ी का हेडलाइट देखे हैं, 2 लाइट जिसमें बल्ब जलता है, उसमें भी अवतल दर्पण ही लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? ताकि जो प्रकाश है वो फैल जाए, प्रकाश है जो दूर तक जाए। तो जब प्रकाश की किरण को फोकस से भेजा जाता है, तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है, यानी कि एकदम सीधा बहुत दूर तक लाइट जाता है। देखते हैं गाड़ी का जब लाइट जलता है ना, तो बहुत दूर तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि वह प्रधान अक्ष के समांतर हो गया, फोकस से भेजा गया ना, तो वह प्रधान अक्ष का समांतर हो गया, और जब समांतर हो गया तो दूर तक चला जाता है। उसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों किया जाता है? तो लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं, तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। आपको क्या बताए थे उत्तल दर्पण में? क्या बताए थे? इस प्रकार से फैलता हुआ प्रतीत होता है ना, उत्तल दर्पण में फैलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है कि लाइट छोटा सा जले, लेकिन प्रकाश एकदम दूर तक फैल जाए। समझ गए? सबका कमेंट पढ़ रहे हैं भाई। अगर हम कमेंट ही पढ़ते रह जाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या? कमेंट हम सबका देख रहे हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि डाउट है, तो हम उनका कमेंट पढ़ते हैं और डाउट हम क्लियर भी कर रहे हैं। समझ गए ना? हम कमेंट सबका देख रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, यस सर, नो सर, समझ रहे हैं सर, सब कुछ हमारे सामने है और हम सब कुछ देख भी रहे हैं। समझ गए? चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए ना। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान अक्ष और उसके समांतर भेजते हैं, तो सभी परावर्तित किरण फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? साइड मिरर मतलब समझते हैं?
गाड़ी जब देखते हैं मोटरसाइकिल से चलते हैं तो दोनों तरफ एक एक शीशा लगा रहता है ताकि पीछे वाला दिखाई पड़े। कार में बैठते हैं ना तो ड्राइवर के बगल में एक शीशा लगा हुआ रहता है ताकि दिखाई पड़े। कल हम इसका फोटो आपको लगा करके दिखा देंगे, समझ गए ना, फोटो के माध्यम से बता देंगे। तो वहां पर गाड़ी के ड्राइवर के बगल में जो ऐनक लगा रहता है ना, वो होता है उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि उसमें प्रतिबिंब का आकार छोटा बनता है और दूर तक के एरिया को कवर कर लेता है। देखिएगा ऐनक इतना सा रहेगा लेकिन उसमें दिखाई पड़ जाएगा बहुत पीछे तक का ढेर सारा चीज दिखाई पड़ जाएगा। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, मतलब बड़ा होता है। मतलब छोटा सा ऐनक में दूर तक के एरिया को कवर कर लेता है, एकदम लंबा रोड एकदम पीछे तक दिखाई पड़ जाएगा। गाड़ी आगे जा रहा है लेकिन शीशा में पीछे वाला सब दिखाई पड़ जाता है, समझ गए ना। तो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है और उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। समझ गए? यह सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 2013 में और 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह वाला जो क्वेश्चन है ना साइड मिरर वाला, यह 2013 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया। 2 साल यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। या फिर आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पश्च दृश्य को देखने के लिए क्यों किया जाता है। पश्च दृश्य मतलब होता है पिछला दृश्य को देखने के लिए क्यों किया जाता है, तो इसका जवाब आप लोगों को इस तरीके से बता देना है। हो जाएगा ना। चलिए अब प्यारे बच्चों चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करना है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि चिन्ह परिपाटी आज हो पाएगा, समझ गए। तो इसलिए चिन्ह परिपाटी अब अगले क्लास में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज का क्लास यहीं पे समाप्त कर देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं। चिन्ह परिपाटी हम आपको अब अगले क्लास में बता देंगे, समझ गए। चिन्ह परिपाटी अगले क्लास में हम आपको बता देंगे। चिन्ह परिपाटी से संबंधित जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम आपको अगले क्लास में, चूंकि इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा बेहतर है। हम आपको पिछले क्लास में भी बोले थे कि चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, इस क्लास में भी हम आपको बोले कि चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए चिन्ह परिपाटी के बारे में हम अगले क्लास में कभी आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा, जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा समय दे करके हम आपको बता देंगे। एक्चुअल में यह हमें चौथा क्लास में ही पढ़ाना था, लेकिन हम आज सोच करके आए थे कि आज यह भी पढ़ा देंगे, यह भी पढ़ा देंगे, यह भी पढ़ा देंगे, यह भी पढ़ा देंगे और उसके बाद 5वां क्लास यहां से हमारा रहेगा। लेकिन चूंकि अब स्पोकन जो 11th वाले बच्चे हैं ना, उनका स्पोकन का क्लास चलने वाला है 8:30 बजे से, तो इसलिए समय होने वाला है, तो इसलिए हम इसको अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी हम आपको अगले क्लास में कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से बता दीजिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ, हम पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस क्लास को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। एक बार जब भी आपको टाइम मिले ना, आप लोग पूरा वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ गए? मस्त तरीके से समझ में आया सर, वाह। बाकी मैथ का क्लास प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से, समझ गए ना, मैथ का क्लास आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें, 1 अप्रैल से मैथ का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आप लोगों का जो भी डाउट्स है इस क्लास के बारे में, जो भी आपका विचार है, जो कुछ भी कहना है कि सर ये क्लास हमें कैसा लगा, यह क्लास में हमें कितना समझ में आया, इस क्लास में हमें सर यह चीज नहीं समझ में आया, इस क्लास में हमें यह चीज डाउट रह गया, यह सब कुछ आप लोग कहां पर कमेंट करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। हम एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, एक एक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, और जिनको लगता है कि रिप्लाई देना है हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। तो कमेंट्स आप लोग जरूर करिएगा। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए थे ना, आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और क्लास जब खत्म हो गया है, बहुत सारे नए बच्चे जो है ना, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, वो वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में नहीं जुड़े हैं, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं, समझ गए ना। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जरूर जुड़ जाएं, इस नंबर पे कॉल कर लें, दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। और सब कुछ फ्री के चक्कर में ना रहें कि सर फ्री 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 वाला सब कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक होता है।
तो और फ्री के कारण हम चीज़ों को उतना बेहतर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग थोड़े बहुत हमें पैसे देते हैं तो हम चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे, आपको अच्छी सुविधा दे पाएंगे। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा नोट्स भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, ताकि आपका पढ़ाई एकदम आसान हो जाए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।